नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का जायजा लेंगे। सर्किट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी का जुलाई में ही प्रस्तावित है वाराणसी दौरा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम तैयारियां लगभग पूरी हैं। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का जायजा लेंगे। क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं। सर्किट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे डीजीपी। पीएम मोदी का जुलाई में ही प्रस्तावित है वाराणसी दौरा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम होने हैं और उन कार्यक्रमों को लेकर लगातार तैयारी जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ का एक वाराणसी का कार्यक्रम अभी जुलाई महीने में होना है। उसी की तैयारियों के लिए सबसे पहले जो ये रुद्राक्ष का बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जो जापान के सहयोग से बना है, इसका उद्घाटन होना है, लोकार्पण होना है। इसी के साथ और भी प्रोजेक्ट हैं वाराणसी के जिनके लोकार्पण होने हैं। करीब 79 प्रोजेक्ट हैं 732 करोड़ के, उनका लोकार्पण होगा और 64 प्रोजेक्ट हैं करीब 425 करोड़ के, उनका अभी से फाउंडेशन लेइंग होगी। वो प्रोजेक्ट भविष्य में बनाए जाएंगे और आने वाले 1-1.5 साल में चालू कराए जाएंगे। तो कुल मिला के 1000 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं वो लगभग तैयार हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऑलरेडी जुलाई महीने में प्रस्तावित हो सकता है। उसी की तैयारियाँ देखने के लिए और सब विभागों को जिनको इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। और सुजीत पटेल हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, क्या जानकारी मिल रही है? पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जिसका जायजा लेने के लिए डीजीपी भी वाराणसी जाएंगे। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई महीने में आना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोर पे है। और प्रधानमंत्री के जो आगमन को लेकर आज डीजीपी और मुख्य सचिव आज वाराणसी में आएंगे और उसका जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सर्किट हाउस और बैठक में निर्णय लेंगे कि जो काम है उसको सुरक्षा व्यवस्था वहां देखी जाएगी और जो काम हुए, कितने कार्य हुए और जो बचे हुए हैं तो उसको जल्द से जल्द करें। क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो इस बार वाराणसी में, और जब भी किसी आते तो कोई ना कोई सौगात देते हैं। तो इसी तरह इस बार प्रधानमंत्री जब वाराणसी आएंगे जुलाई माह में तो लगभग 10 परियोजनाओं का वो सौगात देंगे काशी को। और काशी की जनता इसलिए उनको प्रधानमंत्री जो सांसद चुनी थी और कोई लगातार प्रधानमंत्री द्वारा काशी के लिए किया जाता है। और प्रधानमंत्री जब आते हैं काशी आगमन में तो जनता उनको बेहद प्यार करती है और जनता हर हर महादेव के उद्घोष से प्रधानमंत्री का स्वागत करती है काशी में। जी इन सब के बीच सुजीत, डीजीपी और मुख्य सचिव के इस दौरे को लेकर, क्योंकि आज वो तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे, तो इस चीज को लेकर फिलहाल कैसी हलचल है वाराणसी में? जी बता दें कि डीजीपी और प्रमुख सचिव जो आ रहे हैं उनको लेके ही कल जिला अधिकारी और कमिश्नर ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किए हैं। वो विश्वनाथ मंदिर गए थे, उसका निरीक्षण किए, वहां जायजा लिए। और इसी तरह से पूरे शहर में जो जो कार्य योजना होना है उसका जायजा लगातार ले रहे हैं। और मल्टी पार्क का भी उन्होंने जायजा लिया है। अब आज वो सचिव आएंगे तो उसका निरीक्षण करेंगे, उसके साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा व्यवस्था की भी वो जरूर निर्देश देंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वाराणसी में तो 3 तरह की सुरक्षा होती है, वायु, जल, थल और देखा जाता है पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। तो इस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बैठक जरूर होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वाराणसी दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर आज मुख्य सचिव और डीजीपी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे और इसके साथ ही सिक्योरिटी टाइट रहने के भी निर्देश दिए जाएंगे। आज वाराणसी के दौरे पर मुख्य सचिव और डीजीपी पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का जायजा लेंगे। इतना ही नहीं, आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्य सचिव और डीजीपी।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। भारी संख्या में एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार आम आदमी पार्टी रणनीति तैयार कर रही है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं फिलहाल एयरपोर्ट, और यहां से वो सीधे कार्यालय जाएंगे आम आदमी पार्टी के और फिर तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चुनाव के लिहाज से उनका जोश बढ़ाएंगे और एक रणनीति तैयार करेंगे। आखिर कैसे जनता को जागरूक करना है, आखिर कैसे जनता को लुभाना है, वो कौन सी बातें हैं जो जनता तक पहुंचानी है, इन तमाम चीजों को लेकर आज कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। और साथ ही एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनावी बिगुल बच चुका है। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या जानकारी मिल रही है? आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंच गए हैं और ऐसे में बहुत बड़ी चीज 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड पहुंच गए हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल। और मैं यहाँ का आपको पहले ताजा हाल बता दूं कि मौसम बड़ा सुहावना हो गया, बारिश हो रही है यहाँ दून घाटी में। और अभी सुबह तेज गर्मी थी, लेकिन अब बारिश की वजह से मौसम सुहाना है और जाहिर सी बात है बारिश से बचाव करते हुए काम किया जाना है। और ये अरविंद केजरीवाल की हम बात कर लें तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट वो पहुंच गए हैं और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से वो सीधे वहां पे, चूंकि कार्यकर्ताओं ने, पार्टी पदाधिकारियों ने उनका अभिवादन किया है और काफी स्वागत के बाद वो काफी उत्साह है पार्टी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में। और वो डोईवाला के रास्ते होते हुए देहरादून पहुंचेंगे। तकरीबन 11:30 बजे के करीब वो देहरादून पहुंचेंगे और यहाँ पर एक होटल में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है, कार्यकर्ताओं के साथ जो जिला पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक है। और चर्चा मंत्रणा करने के बाद फिर केजरीवाल मीडिया से मुखातिब होंगे। तो जैसा आपने कहा कि वो एक तरीके से चुनाव के मद्देनजर जोश भरने के नजरिए से पहुंचे हैं। इसके अलावा वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ फीडबैक भी लेंगे और उनका ये पहला दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद। और चूंकि 2022 की तैयारी है, जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं, तो 2022 की तैयारी के हिसाब से कई बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड के पदाधिकारी दिल्ली में जाकर के मिले हैं, जो उत्तराखंड के जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की। लेकिन मुखिया जब खुद प्रदेश में पार्टी पदाधिकारियों के बीच पहुंचता है तो उसके कई सारे मायने होते हैं और कई सारे उसके अलग से संदेश भी जाते हैं। तो लिहाजा उसी के तहत अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे हैं और जो एजेंडा है आज की बैठकों का इनका, वो यही है 2022 की चुनाव को लेकर के किस मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। एक विपक्ष के तौर पर सरकार के सामने उन मुद्दों को लेकर के चुनौती खड़ी कोशिश होगी और मुद्दों को लेकर के जनता के बीच एक जनादेश बनाने की कोशिश होगी। और दूसरा ये कि पार्टी के जो अभी की जो स्थिति है उसको लेकर के मंथन होना है। तो तमाम बिंदु आज के इस केजरीवाल के दौरे को लेकर के। लेकिन फहीम, क्या लगता है कि दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी चुनाव जो है वो खेलने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है? सवाल ये है कि क्या दिल्ली और उत्तराखंड एक जैसे हैं, जो दिल्ली के फैक्टर्स पर ही उत्तराखंड में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी जीतने की? देखिए, दिल्ली और उत्तराखंड का जो एक तरीके से वो नहीं किया जा सकता है, तुलना नहीं की जा सकती है उस रूप में, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, यहाँ की समस्याएं, जरूरतें अलग हैं। और उस हिसाब से अगर हम जनता का मिजाज की बात कहें, सोच समझ की बात कहें, वो तमाम पहलुओं पर भिन्नता दिखाई देती है। उत्तराखंड का जो एक मैदानी क्षेत्र है, जिसमें उधम सिंह नगर जिला, नैनीताल का कुछ हिस्सा है, हरिद्वार का कुछ हिस्सा मुख्य तौर पर, हालांकि देहरादून उतना मैदानी क्षेत्र में नहीं आता है, अगर देहरादून शहरी क्षेत्र को थोड़ा सा छोड़ दें तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर दिल्ली से जो टच वाले लोग हैं, आबादी है वो ज्यादा है। पर्वतीय क्षेत्रों में है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में उतना टच उस तरीके का नहीं होगा। वो चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है। जब पिछले दिनों माफ कीजिए मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे, उनके साथ भी बातचीत में उन्होंने इस बात को खुद स्वीकारा कि पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के मुद्दे और जो सोच समझ है उस हिसाब से काम करना होगा। तो लिहाजा दिल्ली का मॉडल
बिल्कुल मूल रूप में उत्तराखंड में लागू हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड और दिल्ली में बहुत ज्यादा फर्क है और साथ ही जैसा कि आपने कहा कि समस्याएं भी दोनों की ही अलग अलग हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए फ़हीम। तो एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर और यहां पर उन्होंने जोरदार स्वागत किया है अरविंद केजरीवाल का गुलदस्ता देकर। और यहां पर तमाम कार्यकर्ता एयरपोर्ट के पास ही मौजूद रहे उनके स्वागत में। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास कार्यकर्ताओं की भीड़, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जोरदार स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की है और सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। यहां पर जोरदार स्वागत किया गया है, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया जोरदार। खबर बरेली से है, जहां पत्नी के चुनाव हारने पर पूर्व विधायक की बदतमीजी सामने आई है। बीएसपी से विधायक रहे विजयपाल सिंह पुलिस से बोले, हमारी सरकार थी तो तुम लोगों को पेशाब पिलाया करते थे। बीएसपी से हारने के बाद सपा में शामिल हुए थे। विजयपाल सिंह बीडीसी सदस्यों को मतदान केंद्र से दूर उतारने से नाराज थे। फरीदपुर ब्लॉक से सपा प्रत्याशी थी विजयपाल की पत्नी सुनीता विधायक। काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का विधायक साहब मैं बता रहा हूँ आपके लिए काम करना चाहिए। विधायक रहे पैसा पिलाते तुम लोग हम ध्यान रखना इस बात का विधायक साहब मैं बता रहा हूँ आपके लिए काम करना चाहिए। विधायक रहे पैसा पिलाते तुम लोग हम ध्यान रखना इस बात का विधायक साहब मैं बता रहा हूँ आपके लिए काम करना चाहिए। विधायक रहे पैसा पिलाते तुम लोग हम ध्यान रखना इस बात का विधायक साहब मैं बता रहा हूँ आपके लिए काम करना चाहिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। फर्रुखाबाद से जो सामने आ रही है, जनसंख्या नीति पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। बीजेपी नेता से मांगी वैध अवैध संतानों की जानकारी देने के बाद लागू करे जनसंख्या नीति। सलमान खुर्शीद ने कहा, पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर भी बोले सलमान खुर्शीद, पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ उससे चुनाव नहीं कहा जा सकता है। तानाशाही से बीजेपी चुनाव जीती है। तो सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो और चाहे वो जनसंख्या नीति हो। इन दोनों ही चीजों को लेकर निशाना साधा गया है। तो बड़ी बात तो ये है कि लगातार जनसंख्या नीति को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं और ऐसे में बयानबाजी का दौर भी अभी जारी है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर कहा गया है कि इसे जीत नहीं कहा जा सकता है, ये कहना है सलमान खुर्शीद का। और साथ ही सलमान खुर्शीद ने जनसंख्या नीति को लेकर भी बयान दिया है। पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर भी सलमान खुर्शीद ने कहा कि पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ उसे चुनाव कहा ही नहीं जा सकता। तानाशाही से बीजेपी चुनाव जीती है, सलमान खुर्शीद का ये कहना है। जनसंख्या नीति पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं से मांगी अवैध और वैध संतानों की जानकारी देने के बाद लागू करे जनसंख्या नीति। तो बड़ी चीज जहां सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। आपत्ति नहीं है, जो लोग मुसलमान नहीं है उनको तलाक का अधिकार मिल जाए,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसको जलाते हैं उसको गाड़ने का आदेश मिल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसको गाड़ते हैं उसको जलाने का आदेश मिल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब रहने नहीं है, जब रहने नहीं तो क्या होगा। खबर मेरठ से, जहां पंचायत मलखान सिंह माफ कीजिएगा पंडित मलखान सिंह भारद्वाज की पुण्यतिथि है। मेरठ पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला स्वर्गीय मलखान सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। एमएसबी इंटरनेशनल स्कूल में संपन्न हुआ कार्यक्रम में संघ सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। तो स्वर्गीय मलखान सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंडित मलखान सिंह भारद्वाज की पुण्यतिथि है और मेरठ पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला। उन्होंने याद किया है मलखान सिंह को, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारक, पूर्व प्रचारक, जनसंघ में विभिन्न पदों पर रहे, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनसंघ की राजनीति से चलते 1974 में विधानसभा चुनाव लड़े और संगठन करने में बड़ा योगदान और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम करने के अवसर पे ऐसे श्रद्धेय लोकतंत्र सेनानी मलखान सिंह भारद्वाज जी की आज 40वीं पुण्यतिथि पर। खबर वाराणसी से है, जहां 2 करोड़ 65 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया है। 4000 पैकेट शराब को नष्ट किया गया है। पिछले 3 सालों से रामनगर थाने में पकड़ी गई थी शराब। जेसीबी मशीन से नष्ट की गई शराब की बोतलें खुले मैदान में नष्ट की गई, पकड़ी गई अवैध शराब। कोर्ट के आदेश के बाद शराब को नष्ट किया गया है। तो भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं 2 करोड़ 65 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया है। 4000 पैकेट शराब को नष्ट किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये कदम उठाया गया है। 4000 पैकेट शराब को नष्ट किया गया है। पिछले 3 सालों से रामनगर थाने में पकड़ी गई थी शराब और अवैध तरीके से चला रहे थे। वाराणसी के अंतर्गत जो ये कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये पहली बार आप लोग बता रहे हैं जैसा कि ये हो रही है। इसके मद्देनज़र ये विवरण ये है कि ये 37 मुकदमों से संबंधित विभिन्न प्रकार की ब्रांडों की शराब है जो हरियाणा से ला करके विभिन्न प्रदेशों में जाती है। यह 2018 वर्ष से अब तक जितने भी माल पकड़े गए थे वह माल है और पूरा का पूरा माल विनष्टीकरण के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु न्यायालय से आदेश लेकर के विधिपूर्वक कमेटी के गठन के उपरांत किया गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां बंदूक की नोक पर बीडीसी सदस्यों को लाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लाइसेंसी बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। आचार संहिता उल्लंघन और आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। तो बंदूक के साय में बीडीसी सदस्यों को मतदान केंद्र पर लाने का मामला है। पुलिस ने 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 2 लाइसेंसी बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। कासगंज निवासी प्रेम शंकर, कन्नौज निवासी सुनील कुमार के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर बवाल हुआ। प्रदेश के कई जिलों से मारपीट की खबरें भी आईं। सपा और भाजपा समर्थक कई जगहों पर आपस में ही भिड़ गए और खूब लाठी डंडे चले। लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें नामांकन के दौरान भी देखने को मिली थीं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सूबे में लोकतंत्र की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कई जगहों पर समर्थक एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। सबसे पहले आपको चंदौली की तस्वीर दिखाते हैं। चंदौली में फर्जी मतदान के आरोप को लेकर बीजेपी और सपा के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और जमकर बवाल काटा। बाराबंकी में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला,
जिले में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और पूर्व बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए और जमकर बवाल काटा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया। हमीरपुर में भी लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आरोप है कि जिले में वोट देने जा रहे सपा समर्थकों की गाड़ी पर लाठी डंडों से लैस बीजेपी समर्थकों ने जमकर हमला कर दिया। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर मौजूद पुलिस ने बवाल काट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हल्का लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। कुछ जनपदों में विभिन्न कैंडिडेट्स के समर्थक के आमने सामने आ जाने से कहीं कहीं नारेबाजी की वारदात हुई है और उसको वहाँ पे उपलब्ध पुलिस बल द्वारा तत्काल रूप से हटाया गया है और कहीं से कोई हिंसा की सूचना अभी तक नहीं है। सूबे में बवाल का ये नजारा ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान भी देखने को मिला था, लेकिन पुलिस फिर भी सचेत नहीं हुई। आज सिद्धार्थनगर में एक बार फिर बवाल हुआ। जिले में वोट देने जा रहे बीडीसी सदस्य की जमकर पिटाई की गई। पिटाई का आरोप बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर है। नौगढ़ ब्लॉक के निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही हाल उन्नाव का रहा। उन्नाव के मियागंज ब्लॉक में दबंगों ने रास्ता रोककर बीडीसी सदस्यों की जमकर पिटाई कर दी, जबकि घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर ही डीएम और एसपी थे। हालांकि कहने को तो सूबे में सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन ये कितनी ठीक रही ये तो तस्वीरें ही गवाही दे रही हैं। मुजफ्फरनगर में भी लोकतंत्र को कलंकित कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिली। यहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी और विपक्ष में नोकझोंक हो गई। ये सारा विवाद बुढ़ाना के वोटिंग केंद्र पर जाने को लेकर हुआ। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे विपक्ष के लोगों पर लाठियां भाजी और मतदान केंद्र से दूर भगाया। हंगामे की ये तस्वीरें कई और जिलों में भी देखने को मिली। समर्थकों में मारपीट और झड़प पूरे सूबे में शर्मसार कर रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाओं को लेकर आंख बंद किए रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।